यहाँ ये किरचॉफ लॉ का काम है करंट निकालना, ठीक है जी। तो यही काम तो ओम लॉ भी करता था, तो फिर किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? इस चीज को करंट जा रहा है ये हम फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ हम फाइंड बेकार हो गया, ओम लॉ बेकार हो गया। तो यहाँ इसके लिए हर नोड जंक्शन होगा, लेकिन हर जंक्शन नोड। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है बच्चों? आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ दोनों लॉज को अगर इकट्ठा पढ़ें तो वीडियो काफ़ी लेंथी बनेगी। लेकिन इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे और फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजिली सॉल्व कर सको। तो बात जहाँ पे ये करनी थी कि कल के दिन में आपको 2 वीडियोस नए इस चैनल पे नज़र आए होंगे, वन शॉट लेक्चर करके 9th क्लास के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके लिए एक अलग चैनल बने। तो आप क्या चाहते हैं आप बता दें कमेंट में। उसके लिए अलग चैनल होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए अलग चैनल अपना बनाएं और उसमें हम वो वाली वीडियोस अपलोड कर दें। सही है जी। तो बेशक सब्सक्राइबर हमारी फैमिली कम है, लेकिन हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार होना चाहिए। तो बात करते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ को लेके एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि यहाँ ये किरचॉफ लॉ का काम है करंट निकालना, ठीक है जी। तो यही काम तो ओम लॉ भी करता था, तो फिर किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ गई? इस चीज को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे। सही है जी। इस चीज को समझेंगे कि किरचॉफ लॉ ही हमें क्यों जरूरत पड़ा, इसकी बात हम करते हैं। कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब ये जो किरचॉफ लॉज हैं ये कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स मतलब ऐसा सर्किट जहाँ पे बहुत सारी बैटरीज या रजिस्टर लगा हो। तो सारी बातें मैं बोलने में नहीं बताऊंगा, कुछ लिखवा भी दूंगा आपको ताकि आइडिया हो जाए अच्छे से। तो बात करते हैं कि मैनी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है बच्चों, मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब किसको नहीं पता कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ होना चाहिए, साथ में रेजिस्टर्स जुड़े होने चाहिए, बल्ब वगैरह लगे होने चाहिए, तो तब वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए। कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हों तो उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर क्या रहता है? मेनली कंसिस्ट रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट करता है बहुत सारे रेजिस्टर्स पे, कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल्स। सेल्स और रेजिस्टर उस वो कंसिस्ट करता है उसके अंदर। अब ये जो सेल्स और रेजिस्टर है बच्चों, ये बहुत दफा ऐसे अटैच या ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर्म करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना देते हैं। ध्यान से ये क्या होते हैं जी, सम टाइम ये बाज औकात ये देखा गया है, सम टाइम कनेक्ट होते हैं, दे आर कनेक्टेड, यानी कि सम टाइम ये क्या होते हैं? कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सम टाइम कनेक्टेड टू फॉर्म, कनेक्टेड इन अ कॉम्प्लेक्स वे, लिखो कनेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड वे। तो बहुत दफा ये कनेक्टेड होते हैं कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। ऐसा कहाँ होता है? आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई, मैं उसी को यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे। बुक वाले ने कहा कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो आप कहेंगे यार ये तो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है। ये जो सर्किट्स हैं ये ना ही सीरीज में आते हैं ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में आते हैं। सर ये बात क्या कर रहे हैं, सीरीज में नहीं आ रहे, कम पैरेलल में आ रहे हैं, हमें इसका मतलब नहीं पता, तो आप बता दीजिए तो मैं बता रहा हूँ। अब ये जो कोई सोर्स ईएमएफ है, देखो मैंने कहा था कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा उसके अंदर 2 नहीं बल्कि 3 सेल्स भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैनी सेल्स हो सकते हैं, मैनी रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं। जहां आपको नजर आ रहे होंगे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। बाद में यहाँ पे ये करना चाह रहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है ये न ही सीरीज में है न पैरेलल में है। इस बात का मतलब समझे, न ही सीरीज में है न ही पैरेलल में है। इसका मतलब क्या है? सीधा सरल, इसका मतलब सीधा सरल ये निकल के आता है बच्चों कि ये जो सर्किट्स हैं इसको हम नहीं सीरीज में, अगर मान लीजिए ये 2 सीरीज में है तो फिर ये सेल बीच में आ गए, तो ये 2 कह रहे सीरीज में तो ये सेल्स बीच में आ रहे हैं, तो ना ही इनको हम सीरीज जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा रेजिस्टर्स के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स के लिए, नहीं वो लगता है, नहीं पैरेलल वाला लगता है कि आप सबको प्लस किए जा रहे हो, सबको प्लस किए जा रहे हो, फिर आखिर में ओम लॉ लगा रहे हो। नॉट करेक्टेड, ये नहीं होगा। पैरेलल के लिए क्या करते हो? ऐसा करके R1 R2 ये आपको आता होगा, नहीं आता तो बता दो। रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होनी है इसके लिए, नहीं ये सीरीज में जुड़े हुए नहीं पैरेलल में। अब सीरीज और पैरेलल में होंगे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं? जब सीरीज और पैरेलल में अगर ये होते तो हम ओम लॉ लगा के इनको सॉल्व कर देते और करंट निकाल देते कि कितना करंट जा रहा है इनमें से। सही है सर,
थोड़ी थोड़ी समझ आ गई। कितना करंट जा रहा है ये हम फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ हम फाइंड नहीं कर सकते, सीधा मतलब ये। तो हम क्या करते हैं, ये सम टाइम कनेक्टेड होते हैं कॉम्प्लेक्स या कह लिए कॉम्प्लिकेटेड वे में, ठीक है जी। तो ये हम कैन नॉट, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, देन कैन नॉट सॉल्व बाय यूजिंग ओहम लॉ। कि हम इसको ओहम लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों, कैन नॉट सॉल्व बाय यूजिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ लगा के हम सॉल्व नहीं कर सकते। जस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है जी। बिकॉज complex circuit cannot be converted into simple into series and parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं हो सकते, इसलिए हम नहीं कर सकते। होंगे तो फिर ओहम लॉ लगाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं लगा सकते। होंगे तो ओहम लॉ लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते ओहम लॉ। तो ओहम लॉ बेकार हो गया, ओहम लॉ बेकार हो गया। तो यहाँ इसके लिए एक साइंटिस्ट आ गया जो कि 1842 में आ गया, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट था। क्या था? जर्मन फिजिसिस्ट था, एक जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है जी। एक जर्मन फिजिसिस्ट था। उसने क्या किया? एक्सटेंडेड किया ओहम लॉ को किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, सही है, कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ओहम लॉ को एक्सटेंड कर दिया उसने कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। अब ये बात समझ आई? ओहम लॉ को उसने एक्सटेंड कर रखा कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए, उस बंदे ने किया है, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ओहम लॉ एक्सटेंडेड फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट एंड गेव 2 लॉस, और इसने एक ओहम लॉ से 2 लॉस दिए, 2 लॉस दे दिए। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। नंबर 2 है बच्चों किरचॉफ सेकंड लॉ। ये 2 लॉस होंगे, ये 2 लॉस अप्लाई होते हैं फॉर, यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ये 2 लॉस अप्लाई करते हैं। ये 2 लॉस कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए हम अप्लाई करते होते हैं। अब जरा अगर ये चीज दोनों लॉस हमने पढ़ने हैं, लेकिन एक लॉ हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे इस वाली वीडियो में, ये वाला सेकंड लॉ दूसरे वाले इसमें, क्योंकि सेकंड लॉ में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट लॉ में इतने ऐसे नहीं है, जैसे होते हैं तैसे मैं करवा दूंगा आप लोगों को, आई समझ। तो बात करते हैं जी, ये सब कुछ मैंने लिखवाया है, आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को याद करने की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें आसान लिखी हुई मैंने। तो मैं बात करूंगा, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, ये पूछा जाए व्हाई ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो आप ये उठा के लिखते हैं, आई समझ। तो ऐसे बेकार नहीं लिखवाया, आपके फायदे के लिए लिखवाया है, ठीक है सर। आगे चलिए, अब कुछ कॉमन फीचर्स है, कॉमन फीचर्स नहीं, कॉमन टर्म्स हैं, फीचर्स कहते हैं। ये मोबाइल वाला फीचर तो नहीं है ना कि ये फीचर ऑन करो तो ये फीचर हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं इस सर्किट्स को समझने के लिए। किस सर्किट को समझने के लिए है? कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उसको समझने के लिए। तो कॉमन फीचर्स कह लें या कॉमन टर्म्स कह लें, वो कॉमन टर्म्स, फिर यहाँ पे हम सिर्फ किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के लिए भी कुछ कॉमन टर्म्स हैं, वो हम वहां जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है वो आप देख लें। तो कॉमन टर्म्स क्या है, ये इसके लिए कॉमन टर्म्स क्या है ये देखना है आपने, ठीक है। मैंने कनेक्ट ही नहीं किया स्पीकर, आई हाय सॉरी वेट अ बिट। तो देखें जी, कनेक्ट नहीं था। तो कॉमन टर्म्स क्या है इसको समझना है। इसके लिए मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाऊंगा और इसी में से आपको समझाऊंगा। तो ये रहा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट, तो ये है कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट। इसके आगे और रजिस्टर पे रजिस्टर लगे हुए हैं। खैर यहाँ पे 2 हम सेल लगाएंगे। तो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये तीसरा रजिस्टर है। इन दोनों को नाम देंगे, ए नाम है, बी नाम है, फिर सी नाम है, फिर डी नाम है, फिर ई नाम है, फिर एफ नाम है। तो कुछ चीज़ें समझनी है बच्चों यहाँ पे आपने। वो क्या क्या समझना है? जंक्शन के नाम पे चीज़ क्या, जंक्शन किसे कहते हैं ये समझना है। फिर आपके पास नोड क्या होते हैं ये समझना है। वैसे तो बास बुक्स जंक्शन और नोड को एक ही कहते हैं, यानी कि नोड कह दो तो जंक्शन खुद ही आ जाता है। ये चीज़ मैं बताऊंगा थोड़ी सी, यानी कि कंसेप्चुअल टर्म्स हैं, इसको समझते जाएं। तो जंक्शन क्या होता है, क्योंकि मैं आगे सिर्फ जंक्शन बोलूँगा
तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जंक्शन का मतलब क्या है। जंक्शन उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़े हों, या ये कहते हैं कि यहाँ दो या दो से ज़्यादा वायर जुड़ी हुई हों, या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स हों। ठीक है जी। अब दो भी हो सकते हैं, तीन, तो जंक्शन के लिए मस्ट है कि तीन हो। आपको मैंने दो बोल दिया, दो नोड्स के लिए होता है। ठीक है जी। जंक्शन के लिए क्या होता है, यहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा रहेगा। सही है, थोड़ी वो वाली गलती माफ़ कर देना। ठीक है सर, हम माफ़ कर देंगे, आप तो माफ़ करोगे। द पॉइंट वेयर थ्री आर मोर देन थ्री wires are connected, 3 or more than 3 wires are connected, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, उस पॉइंट को कहते हैं जंक्शन। उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। तो उसको जंक्शन कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा, तीन भी हो तो तब भी जंक्शन है, तीन से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हो, यहाँ पे तीन वायर्स हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये जंक्शन है। तो जैसे डी एंड सी क्या है, यहाँ पे जंक्शंस हैं। ठीक है सर। अब चार कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं वो भी देख लें। थ्री या थ्री से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा, तो तीन या तीन से ज़्यादा मतलब चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो चार कनेक्ट करते हैं, आपके बुक में भी नहीं है खैर। एक देखें, एक ये है, अब यहाँ पे ये तीन वायर चार आ रही हैं, एक दो तीन चार, तो चार कनेक्टेड, ये भी जंक्शन हो सकता है। ठीक है सर। तो जंक्शन किस पॉइंट को कहेंगे, यहाँ तीन वायर्स आपस में जुड़ी हुई हो, तीन से ज़्यादा भी हो सकती है। समझ आई। अब नेक्स्ट है नोड्स। खैर हमारे बुक में नोड कहा हुआ है, तो नोड क्यों कहा है वो भी हम देखते हैं। जंक्शन का लफ्ज़ उन्होंने स्टेटमेंट में भी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में भी नोड यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए मैं देखता हूँ, मैं समझाना चाहूँगा नोड और जंक्शन में फ़र्क क्या है। तो नोड क्या होगा, अ पॉइंट वेयर टू आर मोर देन टू वायर्स आर कनेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, अ पॉइंट कहेंगे where two are more than two, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वायर्स क्या हों, आर कनेक्टेड हों, तो तब उसको क्या कहेंगे बच्चों, तब उसको नोड कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, नोड्स। अब यहाँ इस इधर आ जाओ। पॉइंट ए को देखें, दो वायर्स हैं, पॉइंट बी को देखें, दो वायर्स, पॉइंट सी ई को देखें, दो, एफ को भी देखें, दो। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए है, बी है, ई है एंड एफ है। ये क्या है, नोड्स है। ये क्या है, नोड्स है, जिसको नोड्स कहेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए आगे के लिए। तो याद ये रखें, एक ध्यान करने वाली बात यहाँ पे ये है, या दो या दो से ज़्यादा है, इसमें तीन या तीन से ज़्यादा है। तो इस बात पे एक नोट लिखना ज़रूरी है कि तमाम नोड्स जो है ना, तमाम जंक्शन नोड्स के अंदर आते हैं, क्योंकि जंक्शन कोई भी हो उसके अंदर तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं। तो नोड्स में दो या दो से ज़्यादा है, तो नोड बड़े हैं। जैसे आप कहते हो ना, होल नंबर देखो 1 0 1 2 3 4 5 सारे हैं, नेचुरल क्या है 1 2 3 4 है। तो आप कहते हो कि होल नंबर जो है, बचपन में करते थे ना, होल नंबर जो है, ऐसा कहते थे कि जो होल नंबर है उसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। तो आप कहते थे कि तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन तमाम होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, ऐसा कहते थे। तो अब देखना, ये नोड तो दो से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब है दो से ज़्यादा तीन भी हो सकते हैं नोड। जब तीन वायर कनेक्टेड हो, इसको हम नोड भी कह सकते हैं। आपने डी और सी को क्या कहा, जंक्शन, इसको नोड भी कह सकते हो, क्योंकि तीन हो तो तब वो नोड भी कहलाता है। लेकिन हर नोड जंक्शन होगा, लेकिन हर जंक्शन नोड नहीं होगा। नोड लिखें तो एवरी नोड कैन बी जंक्शन, हर नोड क्या हो सकता है, जंक्शन हो सकता है, बट एवरी जंक्शन कैन नॉट बी नोड, वो नोड नहीं हो सकता। समझ आई ये बात, वो नोड नहीं हो सकता हर जंक्शन। बात समझ गए सर। नेक्स्ट आगे चलाएं सर, आगे चलाएं। अब जरा किरचॉफ फर्स्ट लॉ के ऊपर आते हैं। जंक्शन और नोड को नहीं बुलाना, जंक्शन और नोड को नहीं बुलाना, तो नहीं बुलाते हैं सर। आगे चलिए आप, चली रे, ऐसा तो करना होता है ना। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं अब बोलेंगे सर ये क्या, तो चलें अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ
यहाँ बीच में फर्स्ट लिखूँ, चलो इसके आगे लिखता हूँ मिटा के, बीच में लिखूँगा। सर बीच में क्यों लिखते हैं? फर्स्ट लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, सिर्फ फर्स्ट लॉ नाम नहीं है इसका, कहीं कहीं आपसे कहा जाए कि जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। 2-3 नाम है इसका, और क्या नाम है? किरचॉफ करंट लॉ भी कहेंगे, जैसे KCL कहा जाता है, या इसे सिंपली क्या कहा जाता है? जंक्शन रूल, क्योंकि इसका सारा का सारा स्टेटमेंट कहें या सब कुछ वो जंक्शन पे डिपेंड करती है, तो इसलिए इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। तो ये जंक्शन रूल को समझना है आपने, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, या जंक्शन रूल क्या कहता है, या किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? ये सिंपल कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट रहे, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट के में जंक्शन भी होगा, या कह लें नोड भी होंगे, तो किसी भी नोड या किसी भी जंक्शन में, जंक्शन कह ले या किसी नोड के, नोड भी ठीक, नोड कहेंगे तो जंक्शन आ जाएंगे ना, किसी भी नोड पे सर्किट में मौजूद कोई भी नोड होगा, उस नोड में जितना करंट आ रहा है उतना करंट चला जा रहा है। ये डेफिनेशन बात की, लेकिन मैं पहली बार डेफिनेशन कहूँगा, किसी भी नोड पे जो सम ऑफ यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट है वो ज़ीरो होगा हमेशा। क्या मतलब है इस बात का? अलजेब्रिक सम ज़ीरो होगा। मान ले आपके पास ये कोई जंक्शन है, 3 वायर्स जुड़ी हुई हैं, तो अब इस जंक्शन में जितना करंट आएगा इन सब करंट्स का अलजेब्रिक सम ज़ीरो होगा। लेकिन क्यों होगा, इसको समझने के लिए आपको साइन कन्वेंशन समझनी होगी किरचॉफ रूल लगाने के लिए। ये साइन कन्वेंशन अभी आप ना लिख भी लो, लेकिन बाद में लिखना नीचे तरतीब से। साइन कन्वेंशन ये कहती है, अगर ये जंक्शन मानते हो इसको, तो जितना करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना करंट उसको पॉजिटिव लिया जाता है। जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन है, करंट जो टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोज टुवर्ड्स जंक्शन, उसको क्या लिया जाता है? टुवर्ड्स जंक्शन जो करंट फ्लो कर लिया जाता है उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है सर। करंट फ्लोस अवे या अवे फ्रॉम जंक्शन, जो अवे मूव करेगा उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर ये साइन कन्वेंशन आप लगाते हो तो ये आपका रूल की जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है वो भी क्लियर हो जाती है। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0। कैसे? मान लें यहाँ से 2 एम्पीयर आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पीयर आ रहा है, तो ये इंटर कर रहे हैं। अलजेब्रिक सम का मतलब इन सबको प्लस कर दो, यही मतलब होता है, इन सबको प्लस कर दें। तो 2 एम्पीयर कर दिया प्लस 3 एम्पीयर कर दिया, अब जा कितना रहा होगा? 5 एम्पीयर। लेकिन उस 5 एम्पीयर को माइनस साइन के साथ लिखेंगे। हाँ, प्लस तो कर रहे हैं लेकिन साइन माइनस लगाएंगे, क्योंकि अवे जंक्शन मूव कर रहा है, करंट मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, नेगेटिव लिया जाता है, कन्वेंशन है। 2 एम्पीयर प्लस 3 एम्पीयर प्लस माइनस 5 एम्पीयर, तो 5 एम्पीयर माइनस 5 एम्पीयर तो 0 हो जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। हाँ, जंक्शन में करंट 0 है। क्यों 0 होता है भला? तो ये इसलिए 0 होता है क्योंकि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, ये बेस्ड करता है एक प्रिंसिपल के ऊपर, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, सेम इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कोई चार्ज जहाँ पे रहेगा नहीं, सारा चार्ज कंजर्व होगा। जो चार्ज आ रहा है और जो जा रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, इसको कहते हैं कंजर्व। तो चार्ज बीच में से गायब नहीं होगा, तो कंजर्व ये बेस उस पर करता है, ये हम बात आगे जाके करेंगे। अब क्यों कंजर्व रहता है? कि जहाँ पे कोई चार्ज यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज एंटर कर रहा है और उतने ही यूनिट टाइम में चार्ज लीव भी करेगा। मान ले आपके पास 3 कूलम चार्ज आ रहा है तो 3 कूलम चार्ज जा भी जाएगा। ठीक है जी। अब ये करंट के हिसाब से हम समझ रहे हैं तो इसलिए वो थोड़ा हो रहा है। तो ये बात समझ आई, तो इसको क्या बोल सकते हैं? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। इसकी स्टेटमेंट भी यही है। स्टेटमेंट क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड बोलें
नोड बोलेंगे तो जंक्शन भी आ जाएंगे ना। एट एनी नोड इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होते हैं, सही है। एट इज इक्वल टू 0, वो 0 हो जाएगा। तो समझ आई बात ये। या इसकी एक और स्टेटमेंट भी होती है, ये आपके बुक में एक एमसीक्यूज भी दिया हुआ है, तो ये करा दूंगा, एमसीक्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एमसीक्यूज क्या है, ये स्टेटमेंट से बनाया हुआ है, अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई लेकिन गलत है। जो सही है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जो करंट, यानी कि यहाँ पे जो करंट इंटरिंग द जंक्शन, ठीक है जी, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो जंक्शन में करंट इंटर करेगा वो हमेशा इक्वल होगा जो जंक्शन से करंट लीव करेगा। तो हम लिख सकते हैं द करंट इंटरिंग एट एनी जंक्शन is always equal to current leaving at junction। लिविंग की स्पेलिंग ठीक करो, LEAVING होता है ना, लिविंग एट जंक्शन। जितना करंट इंटर करता है, इंटरिंग करंट इक्वल होता है लिविंग करंट। ये आपकी एक स्टेटमेंट भी बनी हुई है, आप इसको देख लीजिए। अब ज़रा हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे कि अलजेब्रिक सम को आप कैसे लिखते थे, समीशन से लिखते हैं ना। इन सब को मैं समीशन लिख सकता हूँ। समीशन मतलब है सम सब करंट्स का, उसको हम 0 लेंगे हमेशा। मैथमेटिकल फॉर्म बनती है और इसका प्रूफ भी हम करेंगे। देखें 0 आता है ना यहाँ पे, आपने बात देखी होगी। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, बहुत आसान है। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन तो आपने लिख दी। मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह दी, ये आपके पास क्या है, कोई से जंक्शन है। अब इस जंक्शन में करंट जितना एंटर कर रहा है, मान लें इधर से ये करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2 और इधर से बाहर जाएगा I3, इधर से भी बाहर जाएगा I4, ये सब करंट से जा रहे हैं। तो अब इन सब करंट्स को मैं करंट टोटल कहूँगा। टोटल करंट जंक्शन में यहाँ पे करंट I जमा हुआ है, उस सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। ये मैथमेटिकल है। ज़रा थोड़ा प्रूफ भी करते हो तो करो। तो जो इंटरिंग करंट है उसको आप प्लस I1 करोगे, ये भी इंटर कर रहा है तो प्लस I2 करोगे। अब ये कर रहा है तो माइनस I3 बाहर जा रहा है, फिर ये भी कर रहा है तो माइनस I4 कर दोगे। समझ आई कि नहीं? तो इन सब को क्या लोगे, इक्वल टू 0। अब अगर ये डेफिनेशन के मुताबिक बन गई, ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये बन गई, अलजेब्रिक सम को 0 के इक्वल ले लिया। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक जो इंटर कर रहा है वो इक्वल होता है लीव करने वाले करंट के। तो इस बात को भी हम यहाँ साबित कर देंगे। अब माइनस वाले उधर ले जाओ, माइनस वाले करंट कौन से, यहाँ पे देख लो, माइनस वाले वही हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो लिविंग करंट है। मतलब ये दोनों कौन से, लिविंग करंट, लिविंग करंट्स हैं जी। ये दोनों कौन से हैं बच्चों, इंटरिंग करंट्स है, इंटरिंग करंट्स है। तो मैं यहाँ पे यही बात दोहराना चाह रहा हूँ, ये उधर भेज दें इनको, तो ये दूसरी स्टेटमेंट बन जाएगी आपके पास। I1 I2 तो इधर रहेंगे, ये उधर जाके प्लस I3 प्लस I4 होगा। तो ये कौन सा करंट है, इंटरिंग करंट है, इंटरिंग करंट्स है। और ये कौन से हैं, लिविंग करंट्स है। तो इंटरिंग करंट्स इक्वल हो रहे हैं लिविंग करंट्स के, इसमें कोई मसला तो नहीं। यस सर, समझ आ गई। अब उस ऊपर वाले डेफिनेशन जाके है, स्टेटमेंट समझ आ गई आपको। द करंट एंटरिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लिविंग एट अ जंक्शन। तो वो जंक्शन से जो करंट लीव कर रहा है उसके इक्वल हो रहा है। और यहाँ ये इक्वल भी आ गए। कोई मिसाल दे के समझाएं, जैसे ये ले लो मिसाल, यहाँ मैंने सम के हिसाब से बोला था। अब ये -5 को उधर ले जाओ, इधर से -5 को उधर ले जाओ, 2 एम्पियर 3 एम्पियर रहा, उधर जाएगा +5 एम्पियर होगा। 3 और 2 5 एम्पियर इक्वल टू 5 एम्पियर। तो क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। इंटरिंग करंट है ये लिविंग करंट है, तो इक्वल आ रहा है। आई समझ? तो बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या है जनाब, कि ये बेस किस पे करता है, किरचॉफ करंट लॉ, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो बेस किस पे करता है, बेस है तो बेस है, कहते हो ना, बेस किस पे करता है, किसकी बुनियाद है, क्या बुनियाद है इसके ऊपर, हम वो देखते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ कहें या किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहें या जंक्शन रूल, तो इट बेस्ड ऑन किस पे केस करता है,
इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछते हैं, किस पे बेस करता है? इट बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों करता है? बिकॉज कोई भी जंक्शन रहेगा बच्चों, उस जंक्शन में हमेशा चार्ज कोई एक्यूमुलेट नहीं होता। बिकॉज क्यों करता है? नो चार्ज, कोई चार्ज, नो चार्ज विल एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा नहीं होगा, एक्यूमुलेट एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन कहें या एट एनी नोड, एंड करंट इंटरिंग, टोटल चार्ज इंटरिंग एट एनी जंक्शन पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी जंक्शन में एक यूनिट टाइम में जितना करंट एंटर होता है वो हमेशा इक्वल होता है जितना करंट लीव करेगा उसके। ध्यान से, क्योंकि एंड टोटल चार्ज जो इंटर करेगा किसी भी जंक्शन में वो हमेशा बराबर होगा जो चार्ज लीव करेगा उसके। तो हम लिख सकते हैं एंड टोटल चार्ज, समझ आ गई तो लिख दो, लिखो आप, एंड टोटल चार्ज इंटरिंग एट एनी जंक्शन in per unit time is always equal to total charge leaving from the junction, total charge leaving the junction बोलो बस। समझ आई कि नहीं? तो इस तरह आप क्या कर सकते हो भैया, लिख सकते हो। तो लिख दिया सर। तो इसके ऊपर ज़रा क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा ये वाली चीज़ें। तो चलिए जी, क्वेश्चन देख रहे होंगे, दुमदार किस्म के हैं, खैर आसान है, इतने सच नहीं है। तो पहला वाला है, फिर दूसरा वाला है। तो पहले वाले में I1 आ रहा है, इंटर कर रहा है जंक्शन में, जंक्शन ये पड़ा हुआ है ना, और I2 भी आ रहा है, I3 भी आ रहा है, I4 जा रहा है और I5 भी जा रहा है। तो आपने I5 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना, तरीके बहुत सिंपल है। सबको जीरो के इक्वल भी ले सकते हो और जो आ रहा है और जा रहा है उसको इक्वल भी लिख सकते हो, जैसे आपको आसान लगे उस तरह करो। जो आ रहा है और जा रहा है उसको इक्वल ले ले। आ रहा है क्या है, आ ये रहा है तो I1, फिर कौन आ रहा है, प्लस करेंगे आने वाला I2, फिर I3, जाने वालों को माइनस करें, इस तरह भी कर सकते हो, इक्वल लेके भी कर सकते, दोनों करवाता हूँ। जाने वालों को माइनस करें, जाने वालों को और सबको जीरो की इक्वल ले लिए। आने वाला क्या है 5, फिर आने वाला 3, फिर आने वाला 2, जाने वाला 7, जाने वाले सब आ गए, आने वाले सब आ गए। 5 3 2, 5 3 2 कितना होता है, 5 3 2 10 होता है। 10 एम्पियर 7 एम्पियर माइनस I5 इक्वल टू 0। तो क्या करें, 10 से 3 गया, 10 से 7 गया, 3 एम्पियर। हो ये I5 कितना आया 3। ऐसा भी कर सकते हो। दूसरा तरीका देख लें जी, वो ऐसा ही आने वालों को और जाने वालों को इक्वल ले लें। आने वालों, दोनों डेफिनेशन पढ़ी है ना, आने वालों को इक्वल ले लें, जाने वालों के इक्वल, जो आपको इजी लगे वही कर लो, ऐसा कर सकते हैं। कर सकते सर, लिख दो 5 एम्पियर 3 एम्पियर 2 एम्पियर इक्वल टू 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, तो कितना रहेगा 10 एम्पियर 7 एम्पियर 5, इस तरह लाओ, 10 माइनस 7 5 एम्पियर तो 3 एम्पियर, तो करंट कितना है 3 एम्पियर। दोनों सूरतों में आंसर बराबर आएगा, दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशंस में। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ऐसे चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन देते हैं तो आप कर लेना। तो चलो अब नेक्स्ट वाले में आओ, थोड़ा सा गंभीर सा लग रहा है, खैर एज सच मुश्किल नहीं लगेगा आपको, तो वो करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा आने और जाने वालों को इक्वल लेना, आने और जाने वालों को इक्वल लें जंक्शन में कहाँ पे इक्वल लेना है, जंक्शन पे इक्वल लेना है। तो जंक्शन पे, अब यहाँ पे देख लो, नोड भी बन रहे हैं आपके पास, जंक्शन भी बन रहे हैं। तो P क्या है, P आपके पास कोई सा नोड है, P क्या है, नोड है। तो ये क्या है, ये जंक्शन है, P नोड है ना, 2 वायर जुड़ रही, ये जंक्शन भी है नोड भी है, तो नोड ही कह लो आप, जो कुछ कहना। ये भी नोड है या जंक्शन भी है, ठीक है, ये भी क्या है, जंक्शन है। तो आप ऐसा कर लें, जंक्शन से आप यहाँ पे दिए हुए P Q R S दिए हुए आपको, करंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं। जैसे I1 दिया हुआ है
फिर I4 दिया हुआ है, I5 दिया हुआ है, पूछा क्या है I2 I3 I6, I2 I3 I6 पूछा है। क्या I2 I3 I6 इस सीक्वेंस से होंगे या ये होंगे या ये होंगे या ये होंगे? जो होंगे वो आपने रोके वीडियो को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो देख लेना यहाँ पे। समझ आई? तो बात करते हैं इस जंक्शन पे आ जाओ, 5 वाले जंक्शन पे, S वाले जंक्शन पे, 8S पे आ जाओ। तो क्या होगा, आने वाले जाने वालों को इक्वल लें। आ कौन रहा है, ये आ रहा है, I4 आ रहा है, I4 आ रहा है, जा कौन रहे, इक्वल ले लें जाने वालों को, I5 प्लस I3 कर सकते हैं। क्या चाहिए इनमें से, I5 भी आपको पता है, I4 भी पता है, तो I3 निकाल सकते हो। I4 कितना है 0.8, I5 कितना है 0.4, I3 आ गया, इसको उधर कर दीजिए, 0.8 माइनस 0.4, तो I3 कितना आ गया 0.4 एम्पियर। ऐसा है किसी ऑप्शन में 0.4 तो सब में है फिर क्या, फिर दूसरे भी निकालेंगे तब पता चलेगा। अब आ जाओ जनाब, इधर आ जाओ, इस आर वाले जंक्शन पे आ जाओ, जहाँ पे आपको दो पता है। आर जंक्शन में क्या क्या पता है, दो करंट्स पता है। वो कौन कौन से करंट्स पता है जी, I4 भी पता है, I2 पता करना है, I1 भी पता है। तो आने वाले जाने वालों को इक्वल ले लें, आने वाले जाने वालों को इक्वल होने चाहिए। तो आने वाले और जाने वाले इक्वल है 8 आर में कर रहे हैं, तो क्या होगा, आने वाले क्या है, एक आने वाला ये है, एक आने वाला ये है, जाने वाला एक ही है। आने वालों को पहले लिखें क्योंकि वो पहले आए हैं, I1 को, जाने वालों को बाद में लिखें, आपकी मर्जी। I2 निकालना है, ठीक है सर। I1 कितना है 0.3, I4 कितना है, I4 कितना है 0.8 है, 0.8, इसको उधर भेज दीजिए। I2 0.8 माइनस 0.3 तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर। हाँ, ऐसा किसी ऑप्शन में है 0.5 एम्पियर, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, 0.5 एम्पियर, 0.5 है। थोड़ा ऑप्शन में गलती होगी, चेक करते। नेक्स्ट आ जाओ, 8P देख लो, P पे देख लो, हम सही जा रहे हैं, अच्छा कोई मसले वाली बात नहीं। 8P ऑप्शन में शायद गलत लिखे होंगे, मैंने उधर से देखता हूँ। 8P ये आने वाला और जाने वाला इक्वल ही होंगे, यानी कि I5 सीधा सीधा इक्वल हो जाएगा किसके, I6 के। यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, 0.4 है ये भी, तो I6 कितना है 0.4 आ रहे हैं, एक 0.5 आ रहा है, एक 0.5 आ रहा है, और दो क्या है 0.4 आ रहा है, एक 0.5 आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, किसी एक ऑप्शन को ठीक कर देते हैं। तो खैर इसको मैं 0.5 कर दूं तो अब ठीक हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे आपके पास करंट की डायरेक्शन नेगेटिव आती, कहीं पे आपको ऐसा करते हुए करंट नेगेटिव में आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया वैल्यू, वैसे बता रहा हूँ, माइनस आ गया तो I2 किधर है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो आप उसको उल्टा दोगे, नीचे से ऊपर कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हमने जो डायरेक्शन रखी थी उसकी अपोजिट हो जाएगा। ऐसे लूप रूल में हम करेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले को भी साथ साथ शुरू करवाऊंगा, वो चैप्टर भी आपका, ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में ज़्यादा रहें तो फिर आप थोड़े वो हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कभी ये पढ़ो कभी वो पढ़ो, इस तरह पढ़ते हो जाओ। तो इसको भी साथ साथ चलाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम शुरू करने वाले हैं, सही है। तो पीछे के चैप्टर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आते होंगे, तो इसलिए मैं आगे आगे वाले करवा रहा हूँ, सही है सर।